सबसे पहले आज का हमारा चर्चा का बिंदु है क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल। पहला हमारा कंपाउंड है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड्स, यानी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। प्यारे बच्चों, क्षार धातु वायु के आधिक्य में जलाने पर ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स देती हैं। जैसा कि आपको पीछे बताया, जैसा कि आपको पिछले व्याख्यान में हमने बताया था। लिथियम मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड एवं कुछ पेरोक्साइड बनाते हैं। सोडियम मुख्य रूप से सोडियम पेरोक्साइड और कुछ सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम मुख्य रूप से सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स शुद्ध रूप में बनाए जा सकते हैं। धातु आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ पेरोक्साइडों और सुपर ऑक्साइडों के स्थायित्व में वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, मान के चलिए हमारे पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड है और सीजियम सुपर ऑक्साइड है। 3 सुपर ऑक्साइड्स हमारे पास हैं, एक पोटेशियम का है, एक रुबिडियम का है, एक सीजियम का है। और आपसे कहा जाए कि इन तीनों को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखें, तो परमाणु आकार, पोटेशियम से बड़ा परमाणु आकार किसका है? रुबिडियम का। और इससे बड़ा परमाणु आकार किसका है? सीजियम का। तो जैसे जैसे पेरोक्साइड, जैसे जैसे क्षार धातु का आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे सुपर ऑक्साइड्स का स्थायित्व बढ़ता है। इसका कारण क्या है कि जालक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, जालक ऊर्जा प्रभाव के कारण बड़े धनायनों का बड़े ऋणायनों के साथ मिलकर एक स्थायित्व प्रदान करना इसका कारण होता है। क्षार धातुओं के ऑक्साइड सरलता पूर्वक जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड्सों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स, मान के चलिए हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, ये जल अपघटित हो जाए तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 आयन उपस्थित हैं, एक तो सोडियम आयन है और दूसरा क्या है? OH आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस तरह से क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स सरलता पूर्वक क्या हो जाते हैं? जल अपघटित हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षार धातुओं के पेरोक्साइड जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। मान के चलिए हमारे पास सोडियम पेरोक्साइड है, Na2O2, ये जल अपघटित हो तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस प्रकार क्षार धातुओं के पेरोक्साइड भी जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अकार्बनिक रसायन में सोडियम पेरोक्साइड को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड भी जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स तीनों ही जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये जल अपघटित हो तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी किसमें हाइड्रोलाइसिस हो गया। इस प्रकार पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जल अपघटित होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर? क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं। ये नोट करना है आपको
कि क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं, क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड अनुचुंबकीय होते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्पी प्रश्नों की कैटेगरी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो ये अनुचुंबकीय होते हैं। शुद्ध अवस्था में क्षार धातुओं के परऑक्साइड रंगहीन होते हैं, क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड पीले या नारंगी रंग के होते हैं, क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जन के साथ आसानी से घुल जाते हैं। जल में इनके घुलने का कारण इनका तीव्र जलयोजन होता है, हाइड्रेशन बड़ी तीव्रता के साथ इनका होता है। क्षार धातुओं के हैलाइड्स ऑफ द एल्कली मेटल, क्षार धातु MX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, जैसे NaCl बनाता है, NaCl हो गया, जैसे KBr हो गया, जैसे LiF हो गया। तो ये क्या है, ये MX टाइप के क्षार धातुओं के हैलाइड हैं। क्षार धातुओं के हैलाइड उच्च गलनांक वाले रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। क्षार धातुओं के हैलाइडों को उपयुक्त क्षार धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की हाइड्रोहेलिक अम्ल जैसे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, इस तरह से अभिक्रिया के साथ हम इनको बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कोई ऑक्साइड है, मिस सोडियम ऑक्साइड, हम ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करी तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार यदि हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी हम HBr से रिएक्शन करें, क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस H2O। इसी प्रकार हमारे पास कोई भी कार्बोनेट है, इमेजिन कीजिए हमारे पास कार्बोनेट है Na2CO3, इस पर हम HCl की रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा, उसके संगत हैलाइड बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, प्लस संतुलित करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। इस प्रकार क्षार धातुओं के ऑक्साइड, क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स और क्षार धातुओं के कार्बोनेट्स पर हाइड्रोहेलिक एसिड यानी HCl HBr की क्रिया करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्षार धातुओं के हैलाइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्षार धातुओं के सभी हैलाइडों की संभवन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। यहां पर हमने क्षार धातु लिखी और इसके संगत हैलाइड्स बनाए, जैसे यहां पर मेटल फ्लोराइड में क्या, ये लिथियम फ्लोराइड हो गया, तो यहां पर बात करें तो ये क्या बन जाएगा, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा, यहां पर लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ये क्या, लिथियम आयोडाइड बन। इसी प्रकार यहां पर सोडियम फ्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या है, हमारे पास एक चार्ट बनाया है, इसमें देखें ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब नेगेटिव हैं, ये भी सभी नेगेटिव हैं, ये भी सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं और ये सब वैल्यूज नेगेटिव हैं। और हम एज ए रिजल्ट देखते हैं कि क्षार धातुओं के जितने भी हैलाइड्स बनते हैं, चाहे वो लिथियम के फ्लोराइड्स बने, चाहे वो सोडियम के फ्लोराइड्स बने, चाहे वो पोटेशियम के फ्लोराइड्स बने, या रुबिडियम के फ्लोराइड्स बने, या चाहे वो सीजियम के, या इनके क्लोराइड्स बने, या ब्रोमाइड्स बने, या आयोडाइड्स बने, इन सब की संभवन एंथैल्पी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो हाईली नेगेटिव होती है, उच्च ऋणात्मक होती है। क्षार धातुओं के फ्लोराइडों की मानक संभवन एंथैल्पी का मान वर्ग में नीचे की ओर जाने पर
कम ऋणात्मक होता जाता है। यानी जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, लिथियम फ्लोराइड की। जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे गए वैसे वैसे आप देखिए ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ घटती चली जा रही है, मींस क्या है कि कम ऋणात्मक होती चली जाती है। ये फ्लोराइड्स की बात करते हैं हम। क्षार धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के संभवन एंथैल्पी का मान वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अधिक ऋणात्मक होता है। देखिए हम क्लोराइड्स की बात करते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव की ओर बढ़ी, ये वैल्यू नेगेटिव की ओर बढ़ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव की ओर बढ़ रही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इससे अलग हैं। अभी आपने देखा फ्लोराइड में ये वैल्यू घट रही थी नेगेटिव वाली, लेकिन यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये वैल्यू लगातार कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी अधिक ऋणात्मक हो रही है। ये लिथियम का भिन्न व्यवहार भी प्रदर्शित होता है। किसी धातु विशेष के लिए संभवन एंथैल्पी का मान फ्लोराइडों से आयोडाइडों तक हमेशा कम ऋणात्मक होता है। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है फ्लोराइड्स में। इसी का यदि हम क्लोराइड देखें तो इसकी वैल्यू कम नेगेटिव हो गई, फिर और कम नेगेटिव हो गई ब्रोमाइड में, फिर और कम नेगेटिव हो गई आयोडाइड में। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ बढ़े ये वैल्यू कम नेगेटिव होती चली जाती है। इसी प्रकार हम सोडियम के केस में देखें, इस प्रकार हम पोटेशियम के केस में देखें, तो सभी क्षार धातुओं के केस में फ्लोराइड से आयोडाइड तक जो संभवन एंथैल्पी का मान है जो वो कैसा हो जाता है, इनका कम ऋणात्मक होता चला जाता है। क्षार धातुओं के हैलाइडों के गलनांक और क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे ज्यादा जो गलनांक क्वथनांक होता है वो क्षार धातुओं के मेटल फ्लोराइड्स का होता है, इससे कम मेटल क्लोराइड का होता है, इससे कम मेटल ब्रोमाइड का होता है और इससे कम मेटल आयोडाइड का होता है। क्षार धातुओं के सभी हैलाइड जल में घुलनशील होते हैं। लिथियम फ्लोराइड की जल में निम्न विलेयता इसकी उच्च जालक ऊर्जा यानी जो लेटेस्ट एनर्जी होती है लिथियम फ्लोराइड की कैसी होती है, हाई होती है। इसके कारण होती है इसकी जल में निम्न विलेयता। सीजियम आयोडाइड की जल में निम्न विलेयता सीजियम आयन तथा आयोडाइड आयन की निम्न जल योजन ऊर्जा के कारण होती है। लिथियम फ्लोराइड के अतिरिक्त लिथियम के अन्य हैलाइड एथेनॉल, एसीटोन और एथिल एसीटेट में घुलनशील होते हैं। इससे ये इंडिकेट होता है कि लिथियम जो फ्लोराइड है इसकी प्रकृति आंशिक रूप से सहसंयोजक होती है। लिथियम क्लोराइड प्रीडीन में भी घुलनशील होता है। अगला आज का चर्चा का बिंदु है ऑक्सो अम्लों के लवण, सॉल्ट्स ऑफ द ऑक्सो एसिड। ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह होता है। यानी एक ही परमाणु पर तो OH और उसी परमाणु पर क्या हो, ऑक्सो ग्रुप हो। जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में हमारे पास क्या है, कार्बन और इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 OH ग्रुप इस पर लगे हुए हैं। H2CO3, तो इसमें यहां पर देखें हमारे पास ये OH ग्रुप है इस पर और ये भी OH ग्रुप है और ये क्या है इस पर O ग्रुप है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक ही परमाणु पर OH ग्रुप भी लग रहा है यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी लग रहा है और उसी परमाणु पर क्या लग रहा है, आपके पास ऑक्सो ग्रुप भी लग रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सो एसिड। इसी प्रकार हम यहां पर देखते हैं H2SO4 को, हमारे पास H2SO4 है, अब H2SO4 में बात करते हैं तो इस पे OH ग्रुप लग रहा है, यहाँ ये भी OH ग्रुप लग रहा है और देखते हैं 2 O ग्रुप भी लग रहे हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस सल्फर पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी है और ऑक्सो ग्रुप भी है, तो ये ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल है। क्षार धातुएं सभी ऑक्सो अम्ल के साथ मिलकर लवण बनाती हैं। ये लवण साधारणतः जल में घुलनशील होते हैं और तापस्थायी होते हैं। क्षार धातुओं के कार्बोनेटों एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व अत्यधिक होता है। मींस क्या कि क्षार धातु जो भी कार्बोनेट बनाती हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के हैं उनका तापीय स्थायित्व भी अत्यधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, अतः क्षार धातुओं के कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो सबसे ऊपर वर्ग में लिथियम है तो उसका कार्बोनेट हुआ लिथियम कार्बोनेट,
जैसे जैसे वर्ग में जाएंगे लिथियम फिर पोटेशियम, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे लिथियम फिर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट होंगे, तो इनका स्थायित्व बढ़ता है। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात करें तो लिथियम से लेकर सीजियम बाइकार्बोनेट तक इनका स्थायित्व बढ़ता है। लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति कम स्थायी लेस स्टेबल होता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह बड़े ऋण आयन कार्बोनेट आयन को ध्रुवित कर अधिक स्थायी लिथियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट का अस्तित्व ठोस अवस्था में नहीं होता। लिथियम कार्बोनेट इसको गर्म करें तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। इसलिए लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति कैसा होता है, कम स्थायी होता है।